सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा के नाम से जानी जाएगी, मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान के लिए देश के दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी की मदद लेने के शाहरुख खान का फैसला सही साबित हुआ। पीएम मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। शुक्रवार सुबह वे इटली के राजधानी रोम पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मिशन 2022 को लेकर एक्टिव हैं। शुक्रवार की सुबह वे 7 बजे ललितपुर पहुंच गई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबरों के साथ, जहां सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा के नाम से जानी जाएगी। फेसबुक के फाउंडर सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को ऑकलैंड में आयोजित सालाना कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा, भविष्य के वर्चुअल रियलिटी विजन यानी मेटावर्स को हासिल करने के लिए हम खुद की ही रीब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटावर्स फर्स्ट होगा। कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से एफबी की बजाय MVRS सिंबल से ट्रेडिंग शुरू होगी। यह दुनिया में कंपनी का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है। हमारी कंपनी ऐसी है जो लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। इस बदलाव का मकसद फेसबुक को मेटावर्स कंपनी के तौर पर पेश करना है। जुकरबर्ग ने बताया कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित कंपनी के दूसरे ऐप्स और सर्विसेज नए बेसिक स्ट्रक्चर में ही काम करेंगे। यह रीबॉन्डिंग वैसी ही होगी जैसी गूगल ने अल्फाफ्रेम नेबर ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर की है। हालांकि अल्फाबेट का तर्ज पर फेसबुक और बाकी की कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी। कंपनी ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 सेगमेंट रियलिटी लैब और फैमिली ऑफ एप्स में बंट जाएगी। तो वहीं मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान के लिए देश के दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी की मदद लेने का शाहरुख खान का जो फैसला था वह सही साबित हुआ। निचली अदालत से 2 बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन को गुरुवार शाम बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि फैसला शाम को आया, इसलिए आर्यन की रिहाई तो नहीं हो सकी, लेकिन आज माना जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही आर्यन जेल से बाहर निकल आएंगे और 26 दिन के बाद वे मन्नत यानी अपने घर में कदम रखेंगे। आर्यन को जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब शाहरुख खान मुझसे मिलने आए थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के हैं। अब उन्हें तसल्ली मिल चुकी है। आर्यन अब शाहरुख के जन्मदिन पर यानी 2 नवंबर को परिवार के साथ होंगे और दीपावली भी घर पर ही मना सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। शुक्रवार सुबह वे इटली की राजधानी रोम पहुंचे। 29 से 31 अक्टूबर तक दोपहर तक वे इटली में रहेंगे। यहां वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचेंगे। यहां वे COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। न्यूज एजेंसी की माने तो इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वैटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। G20 की मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल देना पड़ा था। अब यह इटली के रोम में होगी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगो रवाना हो जाएंगे। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। यह इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपुल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी। 4 मुख्य मुद्दों पर विचार होंगे। इनमें महामारी से रिकवरी और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दे होंगे। ये भी माना जा रहा है कि मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मिशन 2022 को लेकर एक्टिव हैं। शुक्रवार की सुबह 7 बजे ललितपुर पहुंच चुकी हैं प्रियंका। यहां पर पाली गांव में खाद के लिए जाने गंवाने वाले किसान बबलू पाल के परिवार से मुलाकात कर रही हैं और इसके बाद वे दूसरे पीड़ितों से भी बातचीत करेंगी। ललितपुर में अब तक 4 किसानों की मौत हो चुकी है। ये सभी खाद न मिलने से परेशान थे। 2 किसानों की लाइन में लगने के बाद बीमार होने से मौत हो गई, तो एक ने फांसी लगा ली। 1 हफ्ते से हर दिन किसान आक्रोश जताकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इससे पहले 11:30 बजे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां उन्होंने स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना। इसके बाद लखनऊ के ललितपुर की यात्रा उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस में AC क्लास में तय की। ललितपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और राष्ट्रीय सचिव बिहार की प्रभारी ब्रजलाल खाबरी, बुंदेलखंड प्रभारी प्रदीप नरवाल और महासचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। महिलाओं ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी जारी रहा। स्टेशन से सीधे कार से PWD गेस्ट हाउस पहुंची प्रियंका। दिल्ली के 2 बॉर्डर पर इस समय बहुत हलचल है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर के पास अब गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर से बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है।
बॉर्डर पर से कंटीले तार, नुकीली कीलें और पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। कल टिकरी बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटाई जा रही थी। बता दें, पिछले 11 महीने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से रास्ता बंद था। दिल्ली जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद इस रूट को बंद भी कर दिया गया था। यहाँ कील, सरिया लगा दी गई थी और कंक्रीट की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। अब दिल्ली पुलिस किसानों की सहमति से जेसीबी की मदद से इस रास्ते को साफ कर रही है। सीमेंट की दीवार और बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है किसानों की सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग हटने से इस रास्ते से आने जाने वालों को काफी राहत भी मिला करेगी। तो पंजाब में चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ चुकी है। विरोधियों के निशाने पर पंजाब का दौरा कर रहे सील के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। अकाली दल के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस ने केजरीवाल का पूर्व अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने का मुद्दा उठाया है। पंजाब कांग्रेस ने कहा कि पंजाबियों को केजरीवाल की बठारिया से माफी याद है। जो आदमी अपनी जुबान पर नहीं टिक सकता, उसे किसी वादे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल लगातार पंजाब में घूम रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने मनसा में किसानों से मीटिंग किया। शुक्रवार को बठिंडा में व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें सभी को वादे कर रहे हैं। तो यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वही अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां टीवीआरएल में मैंने यहां तैयार मिसाइल और हैंड ग्रेनेड का परीक्षण देखा। इनके धमाके सुनकर मुझे लगा कि मेरी तो यहां पर आज दिवाली हो गई है। ये कहना था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वे वीरवार को टर्मिनल बैरिकेड्स रिसर्च लैबोरेटरी डीआरडीओ रामगढ़ के ऑगमेंटेड एनवायरनमेंट टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन करने आए थे। इस टेस्टिंग सुविधा के तहत टीवीआरएल द्वारा विकसित किसी भी सिस्टम को अधिकतम तापमान, वैक्यूम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण में टेस्ट किया जा सकेगा। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। इस दौरान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ूरा में वीरवार सुबह 9 बजे किसान इकट्ठा हो गए। यूनिवर्सिटी के विभिन्न रास्तों को ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सील कर दिया गया। किसान कैंपस में हेलीपैड पर बैठ गए। किसानों ने कहा कैंपस में रक्षा मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड बनाया गया है। किसानों ने अल्टीमेटम दिया कि यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू आकर माफी मांगे, नहीं तो धरना शुरू कर दिया जाएगा। चांसलर संधू डेंगू से पीड़ित होने के बाद भी पहुंचे और हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि वे किसान हितैषी हैं। तो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने चर्चित गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को एक मुकदमे में 38 साल बाद बरी कर दिया है। यह मुकदमा मुंबई अंडरवर्ल्ड में डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले छोटा राजन की क्रिमिनल लाइफ की सबसे बड़ी एफआईआर थी। इसमें उनके खिलाफ 1983 में एक पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे में छोटा राजन की पैरवी कर रहे वकील तुषार खंडारे ने बताया कि मामला 1983 में तब दर्ज किया था जब एक टैक्सी में स्मगलिंग में शराब पर कर रहे छोटा राजन को तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने एक टीम को रोकने की कोशिश की थी। इस पुलिस टीम में 2 अफसर और 4 कांस्टेबल थे, जबकि राजन के साथ कार में 2 अन्य साथी भी मौजूद थे। पुलिस की टैक्सी रोकने पर छोटा राजन ने चाकू निकालकर एक पुलिस अफसर को घायल कर दिया था।
वहीं देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। तीसरी लहर की आशंका और लगातार बढ़े वैक्सीनेशन के बीच देश में अलग अलग हिस्सों पे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो चुकी हैं। उधर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में 24 घंटों में 14,338 नए मामले दर्ज किए हैं। वहीं इस दौरान 805 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि इस समयावधि में संक्रमण से 13,198 लोगों ने जंग जीती है, डिस्चार्ज हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में फिलहाल 1,61,334 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 708 मामले सिर्फ केरल से हैं। दरअसल केरल ने पिछले कुछ दिनों में आंकड़े एक साथ केंद्र से साझा भी किए हैं। तो इसके साथ ही 3,36,27,632 डिस्चार्ज मामले हुए हैं। अभी तक 4,57,191 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि नए मामले पाए जाने के कुल एक्टिव केस में 345 केस की बढ़ोतरी हुई है। देश में फिलहाल 3,42,46,157 मामलों की पुष्टि हुई है। और अभी तक वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक 1,04,82,00,000 और 66 खुराकें वैक्सीनेशन की दी जा चुकी है। आर्यन खान ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नवाब मलिक ने चौंकाने वाला नया दावा किया। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले क्रूज पर जिस दाढ़ी वाले शख्स और उसकी पिस्तौल वाली गर्लफ्रेंड के होने का दावा किया जा रहा है, उनका नाम बता दिया गया है। मलिक का कहना है कि उस दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है। वह फैशन डिजाइनर फैशन इंडिया का हेड है और क्रूज पर इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। मलिक ने यह भी कहा कि काशिफ सेक्स रैकेट चलाता है। उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी हमला बोला। कहा है कि अब ड्रग्स केस में लोगों को पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। शुक्रवार को नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि वानखेड़े ने पहले लोगों को कहा कि उनके परिवार को और मृत मां को मामले में घसीटा जा रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा किया। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था जिसमें उनके पिता के नाम के साथ दाऊद लिखा था। मलिक ने साफ किया कि मेरी लड़ाई समीर के धर्म या जाति से नहीं बल्कि नाइंसाफी से है। उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाला जो शख्स क्रूज पर था वह फैशन टीवी इंडिया हेड का कासिफ खान है। बड़े पैमाने पर ड्रग्स का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के उससे काफी अच्छे संबंध हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने रखी कोका कोला की बोतलें हटाई थी। इससे कोका कोला को करोड़ों का नुकसान हुआ था। अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी श्रीलंका के खिलाफ मुकदमे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो बनने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। डेविड वार्नर के सामने कोका कोला की 2 बोतलें रखी थी। उन्होंने दोनों बोतलें उठाकर वहां से हटाना चाहा, लेकिन उनके सामने बैठे आईसीसी के एक अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। वार्नर ने इस दौरान कहा कि मुझे ये नहीं रखनी होगी। अगर ये रोनाल्डो के लिए सही है तो मेरे लिए भी ठीक है। टीम इंडिया के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक जुड़वा बच्चों के पिता बन चुके हैं। दिनेश ने सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीर शेयर की है। उनके साथ उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल भी नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले खत्म हुए आईपीएल 2021 में सीजन में दिनेश कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे थे। अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर करते कार्तिक ने उनका नाम भी बताया है। दिनेश और दीपिका ने अपने बच्चों का नाम बहुत ही स्पेशल रखा है। उनके नाम कबीर पल्लिकल कार्तिक और जियान पल्लिकल कार्तिक है। दिनेश कार्तिक अपने ट्वीट में लिखे हैं कि हम 3 से 5 हो गए हैं, हमें 2 बेटों का आशीर्वाद मिला है और इनका नाम कबीर पल्लिकल कार्तिक और जियान पल्लिकल कार्तिक है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का पल है। दिनेश और दीपिका की मुलाकात साल 2013 में हुई थी। 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। इसके बाद 2015 में दोनों ने शादी कर ली। दिनेश कार्तिक की दूसरी शादी थी। इससे पहले 2007 में उनकी शादी उनके बचपन की दोस्त निकिता से हुई थी। तो जावेद अख्तर ने फैब इंडिया विज्ञापन विवाद पर अपनी राय रखी। उन्होंने विरोध करने वालों को पागल करार दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके लिए भारी पड़ गया। ट्वीट करने के बाद लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया। हालांकि विवाद के खिलाफ विरोध को बढ़ता देख क्लोथिंग लाइन फैब इंडिया ने अपना दिवाली विज्ञापन कैंसिल कर दिया। जावेद अख्तर अक्सर विभिन्न विषयों पर अपनी राय साझा करते हैं, कभी भी बोलने से पीछे नहीं हटते। फैब इंडिया विवाद को पागलपन बताते हुए जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ लोगों को फैब इंडिया के जश्न ए रिवाज से कोई समस्या है तो क्यों है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है परंपरा का उत्सव के अलावा और कुछ नहीं है। इससे किसी को कैसे और क्यों परेशानी हो सकती है, यह पागलपन है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत गुरुवार को अचानक खराब हो गई। उन्हें चेन्नई की कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वे कल तक रहेंगे। इसके बाद वे घर लौट आएंगे। टॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक रजनीकांत की पत्नी लता ने कहा है कि यह थलाइवी का
रूटीन मेडिकल चेकअप है। रजनीकांत के फैंस रजनीकांत पर हर बार रेगुलर चेकअप करने के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन 18 जून को अमेरिका गए भी थे, एक हफ्ते वहां रुके भी थे। वही बता दें कि पहले चेकअप के लिए अमेरिकन जाना था, लेकिन कोविड लॉकडाउन और फिल्म की शूटिंग के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। 9 जुलाई को रजनीकांत वापस इंडिया लौटे थे। गौरतलब है कि रजनीकांत का 2016 में अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उनके स्वस्थ होने की दुआएं लोगों ने तभी से लगाना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज नेशनल। नमस्कार।